गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दीक्षा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? चलो फटाफट एक, पता नहीं आवाज जा रही हो नहीं जा रही हो तो आंसर करो इसको, ताकि मुझे पता चल जाए कि सब क्लियर है नहीं है। आज बारिश की वजह से काफी इश्यूज हो रहे हैं यार, मतलब नेट वेट नहीं चल रहा है, बहुत लोग का कुछ अलग अलग ही समस्याएं हो रही हैं। ओके, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं बेटा, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, उनको फटाफट अगर आप मैसेज कर सकते हो तो आप मैसेज कर दीजिए। अपन 1 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो ज्वाइन कर लें, वरना फिर बाद में उनको समस्याएं होंगी। चलिए ठीक है, मीन्स आवाज एंड वीडियो सबको तो क्लियर है, तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है। ओके बेटा, बहुत लोगों ने फुल नहीं किया। चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब जिन लोगों ने भी किया तो मैं मान सकता हूँ कि सबके लिए क्लैरिटी है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। चलिए ठीक है। ओके, टेस्ट कैसा रहा? सबसे पहली चीज़ तो ये, टेस्ट कैसे रहा आप लोगों का? ये बताओ मुझे, टेस्ट कैसा रहा? पेपर अब की बार का कैसा था? ऐसा तो नहीं था कि सर पिछली बार जैसा टॉर्चर किए थे इस बार भी वैसे टॉर्चर कर दिए? ये टॉर्चर नहीं, थोड़ा परेशान किया था। टॉर्चर तो नहीं बोल सकते क्योंकि टॉर्चर वर्ड वर्ड ही बहुत गलत है इस जगह पे, बट स्टिल इस बार का पेपर कैसा था? कितना परेशान किए? ओके, आनंद बोला है सर फिर से बहुत अच्छा गया, ठीक है। ओके सर, केमिस्ट्री तो बहुत ही इजी था। दीक्षा बोल रही है सर केमिस्ट्री बहुत इजी था, ठीक है। ओके, मतलब ऐसा वाला फील होता होगा ना कि एक बार पिछली बार दिए तो एक बार खेल रहे थे अपन, मतलब ऐसे फील हो रहा होगा जैसे एक टाइम में खेल रहे थे ब्रेटली को और दोबारा बार खेलने लगे हो, मतलब कोई बिल्कुल आसान से बॉलिंग कराने वाला, मतलब ऐसे समझ लो कि राहुल द्रविड़ को दोबारा खेल रहे हो, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा होगा, है ना? बहुत लोग सोचते हैं सर राहुल द्रविड़ बॉलिंग भी कराता था क्या? हाँ, कभी कभी कराता था। तो केमिस्ट्री तो बहुत इजी था, ठीक है। हाँ जी। और बस दो ही लोग ने बताया यार, और किसी ने कुछ बोला नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ, कोई कुछ और भी बताएगा कैसा रहा। तो किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया बाद में कि सर बहुत परेशान हुए, सर सॉल्व नहीं हो रहा था। हाँ, एक मैसेज आया था मुझे कि सर क्वेश्चन में एरर, कोई बोल रहा था कि किसी क्वेश्चन में इशू था। हाँ जी बेटा बताइए किस क्वेश्चन में इशू था, चलो एक एक करके क्वेश्चंस देख ही लेते हैं अपन, ठीक है। आदर्श बोल रहा है सर टू गुड। अच्छा, दीक्षा बोले सर हम बोल रहे थे, ठीक है। ओके। चलो ओके 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 ओके, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। अभिषेक भी बोल रहा है टू गुड सर, क्वेश्चन बहुत आसान आसान था, ठीक है। चलिए, तो अब बिल्कुल मीडियम एंड इजी लेवल के था, ठीक है। जो इससे पहले आपने दिया था उसमें आपको थोड़ा सा फील हुआ होगा कि मतलब लेवल्स किस लेवल तक जा सकता है, तो मैंने आपको पूरा रेंज दिखा दिया है कि किस रेंज में टेस्ट और किस रेंज में क्वेश्चंस आते हैं। मतलब एक बार ऐसा भी हुआ जो क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, मतलब इससे जो सबसे पहला टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस काफी इजी थे। जो कल जो मतलब जो पिछले क्लास में आप लोगों ने टेस्ट दिया था, जो संडे को दिया था टेस्ट, उसमें क्वेश्चन जो एकदम पहला वाला टेस्ट था उससे थोड़ा प्लस लेवल का था, ठीक है। जो इससे पहले जो टेस्ट दिया था आप लोगों ने, उसके क्वेश्चंस थोड़े और भी प्लस लेवल के थे, मीन्स सबसे अच्छे लेवल आप कह सकते हो वो थे। ऐसा नहीं है कि उससे ऊपर के क्वेश्चंस नहीं आते, आते हैं डेफिनेटली आते हैं, बट वन ऑफ द बेस्ट लेवल था, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं अपन फटाफट, और आप लोग बताइएगा मुझे किस क्वेश्चन में समस्या है। ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा इस पे, तो फटाफट अपन कर लेंगे क्वेश्चंस को, और जिसमें समस्या हो बता दीजिएगा, मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि आप लोग ऑलरेडी यार बहुत स्मार्ट हो, तो कोई समस्या ज़्यादा होना चाहिए, बट स्टिल मैं एक बार शेयर करता हूँ, ठीक है। और आप मुझे बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन में समस्या है, तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें किसी को समस्या, फटाफट बताओ कि सर समस्या है, समझ में नहीं आया तो अपन बात करें। फर्स्ट क्वेश्चन यही था, ओके। और एक एक मिनट रुक जा, मुझे चैट खोल लेने दो यार, मैंने चैट नहीं खोला है, तो जस्ट अ मिनट। चैट, दीक्षा बोलिए सर कोई समस्या नहीं है। बेटा आंसर मेरे से ना पूछो कि आंसर क्या होगा, मेरे को आंसर याद नहीं रहता, मुझे भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। या तो सॉल्व करना होगा या फिर मैंने जहाँ से क्वेश्चन दिया है उस जगह से मुझे चेक करना पड़ेगा कि आंसर क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या तो नहीं लगता है, सिंपल है। पूछा क्या है कि रेडियो स्टेशन है, ब्रॉडकास्ट करता है, कुछ फ्रीक्वेंसी दिया है, पूछा वेवलेंथ क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगाओगे भैया? तो हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में सर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जिन लोगों को समस्या है वो यहाँ देख लो। अपने को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या कोई भी वेव हो, अपने को पता है कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ जो होता है वो स्पीड के बराबर होता है, ठीक है।
अब अपने को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो v जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, c होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अपन क्या इक्वेशन लगा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल्स टू c। तो वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या हो गया, c बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वेवलेंथ पूछा है, अगर c की वैल्यू आपको पता है दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। अब यहाँ ये एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो है किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है, तो आपको इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब 980 दिया है, हाँ 980 इंटू 10⁻3। तो जैसे ही आप ये वैल्यूज पुट करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, आपका लैम्डा का वैल्यू चला आएगा। कोई समस्या है इसमें किसी को? आनंद बोल रहा है सर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c बाई लैम्डा फॉर्मूला लगाएंगे बनेगा। हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल यही लगाएंगे फॉर्मूला। कोई समस्या है किसी को? सर लग रहा है ये जादू हो गया। दीक्षा बोलिए सर 306 आएगा। ठीक है, जो भी आएगा सॉल्व करके देख लो, जो भी आ रहा हो। चलो ठीक है, ओके। कौन पूछ रहा था? आदर्श, क्वेश्चन क्लियर है बेटा ये? आदर्श, चलो यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द वेवलेंथ व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम गोज अंडर द ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल। कोई इसमें समस्या है? कोई ऐसा है जिसको लगता है कोई कौन सा फॉर्मूला लगा लें? अपन ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या बोला है, सेकंड टू नहीं फोर्थ टू सेकंड बोला है। ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगा लें सर? डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू -13.6 1/n1² - 1/n2²। ठीक है, डब्बे में डाल देते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब ये जो डेल्टा ई आता है वो किसके टर्म में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में आता है। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना उधर, एक मिनट हो गया, हाँ ये जूल में कन्वर्ट हो गया। और ये जो डेल्टा ई होगा वो क्या पूछा आपसे, वेवलेंथ पूछा है, मतलब ये किसके बराबर होगा, एस सी बाई लैम्डा के बराबर होगा। आप ये क्वेश्चन लगाइएगा तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होके चला आएगा। कोई ऐसा है जिसको समस्या है इसमें? कोई ऐसा है बेटा जिसको लगता है सर ये पता नहीं क्या जादू हो गया? नो सर। ठीक है, एक चीज है जो बिना जूल में किए भी कन्वर्ट कर सकते थे। मैंने आपको एक चीज स्टार्ट में बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको एनर्जी दिया हुआ है तो वहां पे आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वहां पे जो वेवलेंथ आएगा वो आएगा नैनोमीटर में। कौन सा फॉर्मूला था? तो अगर डेल्टा ई जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो क्या लगा सकते हो, 1242/लैम्डा। ये जो लैम्डा आएगा वो डायरेक्टली आपको नैनोमीटर में चला आएगा। तो कोई समस्या नहीं, आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। यहाँ से डेल्टा ई निकालो, इसको ले आके यहाँ पुट करो, ये वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, चलो कुछ नहीं है, बस यूनिट कन्वर्जन करने के बाद ये डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो आप। चलो कोई समस्या नहीं है इसमें, बढ़े आगे। कोई ऐसा है जिसको इस क्वेश्चन में दिक्कत है, समझ में नहीं आया, सर नो बॉल बाउंसर चला गया था? हाँ जी जनता, कोई ऐसा तो नहीं है ना भाई, बोल लो। कोई ऐसा है जिसको लगता है सर पता नहीं क्या जादू हो गया था? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला, मैं एजम्पशन ले सकता हूँ कि ठीक है सर कोई समस्या नहीं हुई अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें किसी को समस्या है? देखो साइकिल्स पर सेकंड का मतलब सीक्वेंस सिंपल है, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछना चाहता है और कुछ भी नहीं है। सर 13 और 15 बता दीजिएगा। ठीक है, 13 15 पे आएंगे। इसमें किसी को समस्या है? कोई समस्या नहीं किसी को? हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो बट क्वेश्चन इजी है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन बस आपको स्मार्टली करना पड़ेगा। इसमें यूनिट कन्वर्जन आप सही से कर दीजिएगा तो आपको कोई समस्या होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो इसमें कोई समस्या है? काइनेटिक एनर्जी दिया है आपको। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, पूरा मैं क्वेश्चन देख लूं, नीचे कर लूं इसको। हाँ, बोलता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट वुड बी बिकेम। ठीक है, अच्छा वुड बिकेम, ओके फाइन। तो बोला क्या है कि अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ में क्या चेंजेस आएगा अगर काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना कर दिया जाए। तो अगर आपको याद हो, कौन बोल रहा है ऑप्शन नंबर 4? आनंद बेटा, याद कीजिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। अगर किसी को याद हो तो वो रिलेशन ऐसे होता है,
1/√2m/ke। तो बेटा मेरे लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ke। ये ध्यान रखिएगा सर, ये मेंस लेवल का हो सकता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये मेंस का ही क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। मेंस और नीट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आते हैं, हो सकता है किसी पुराने एग्जाम का क्वेश्चन भी हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है आपको, लेमडा पूछा है कि कितने टाइम्स होगा, काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना कर दिया, तो देखो ये 4 गुना होगा तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब चूंकि इनवर्स है तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, चलेगा। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? नो सर। कोई ऐसा है जिसको लगता है सर ये नोबल बाउंसर हो चुका है, समझ में नहीं आया, पता नहीं आपने क्या बता दिया? नो सर। चलो ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, फाइन। बेटा मैसेज कर दीजिए, ठीक है। ओके चलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ जी, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, how fast an electron moving if it has a wavelength equals to distance it travels in 1 second। कर लिया इस क्वेश्चन को? ऑप्शन नंबर सी, कौन ज्ञानी है जो ऑप्शन नंबर सी पे टिक्का लगा रहा है? थोड़ा हटा, मैं हटा ही दे रहा हूँ। हाँ जी बेटा, जो लोग ये खुराफात करते हो ना, याद रखो कि हमको पता चल सकता है, ठीक है, पता चल जाता है कौन कर रहे हो। चलो ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि बताइए हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इफ इट हैज अ वेवलेंथ इक्वल्स टू डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन 1 सेकंड। डिस्टेंस इज ट्रेवल्स इन 1 सेकंड का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी। एक सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी। तो सिंपल सा आपका कहना क्या है कि वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो अपने पास इक्वेशन क्या आती है, इक्वेशन होती है लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। अब बोलता क्या है कि भैया वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों बराबर है, क्योंकि एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वही उसका क्या है, वेवलेंथ है। मतलब क्या नाम क्या है इसका कि ये जो लैम्डा है इसे क्या डाल दो, v डाल दो, तो v इक्वल्स टू h/mv। अब आपसे v पूछा है क्या होगा, ठीक है, v को इधर लाओ, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, h/m, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, √h/m। खेल खत्म, ठीक है। तो क्या हो गया, √h/m। ये क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, सर पता नहीं नोबल बाउंसर जा चुका है? ये क्वेश्चन कोई ऐसा है जिसके खोपड़ी में नहीं गया? ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब ऐसे कह लो मेंस या फिर नीट लेवल में बहुत कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, या जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें कॉमनली ये पूछे जाते हैं। कोई ऐसा है जिसको इस क्वेश्चन में समस्या अभी भी नहीं? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में ही कराया था, ये क्वेश्चन तो क्लास में कराया हुआ है, इसमें किसी को समस्या है? मैंने जानबूझ के दिया है क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन, कम से कम क्लास वाला जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि सर पता नहीं सब बाहरी दुनिया का देते हैं, उनको कुछ क्लास में क्वेश्चन मिले, ठीक है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें कोई समस्या है किसी को? टेट्रावेलेंट का मतलब क्या हुआ, वैलेंसी 4 है, ठीक है। डाइवेलेंट का मतलब क्या है, वैलेंसी 2 है, 4 2, खेल खत्म। साउंड बहुत कम आ रहा है सर, साउंड कम आ रहा है बेटा, तू शायद नो सर। अपने माइक का साउंड सही कर लो, ठीक है, हो सकता है साउंड आपने कम करके रखा फोन में, ठीक है। हाँ जी, कोई समस्या है, कोई ऐसा है जिसको इस क्वेश्चन में समस्या है? बचपन वाला फॉर्मूला लगाना है, ए का वैलेंसी कितना दिया है, 4 दिया है, बी का वैलेंसी कितना दिया है, 2 दिया है, इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, A2B4, या कॉमनली इसको क्या बोल सकते हो, AB2। ये मोर करेक्ट है ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि अगर कोवेलेंट होता तो ऊपर वाला मोर करेक्ट होता, लेकिन ऊपर वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो नीचे वाला ही ऑप्शन है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, AB2। दीक्षा बोलिए सर AB2, ठीक है, चलेगा? चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, कोई समस्या है इसमें किसी को? एडीपी एसिड का आपको फॉर्मूला दिया है, ठीक है, बोला है बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम में कितने होंगे?
कोई समस्या है इसमें किसी को इस क्वेश्चन में? फटाफट बताओ, जिसको समस्या है वो बोलो कि हाँ सर समस्या है, जिसको समस्या नहीं है वो कोई बात नहीं। कोई समस्या है इसमें? नहीं है, ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा स्पॉटलाइट नहीं है क्या? एक सेकंड रुक जाओ, शेयर किया यार, ये तो ऑलरेडी ऐसे ही जाएगा, स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं। LPG cylinder contains mixture of butane, isobutane, then the amount of oxygen that would be required for combustion of 1 kg will be। इसमें किसी को समस्या है? ब्यूटेन आइसोब्यूटेन दोनों का फॉर्मूला C4H10 ही है, तो बेवकूफ बनाने के लिए दो अलग अलग नाम दे दिया है, ठीक है। हाँ जी, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? कोई कुछ नहीं बोल रहा? चलो ठीक है, मतलब मान लेता हूं कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2, सीधे दिख रहा है 1 मोल है, ठीक है। कोई समस्या है इसमें किसी को? नो सर। सर इसका आंसर क्या होगा? बेटा 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल CO2 है, ठीक है। तो 1 मोल CO2 में मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? 6.022 into 10⁻23, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3 हैं, तो 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब उसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर लो, एक मिनट देखने तो मेरे को चौथा ऑप्शन क्या है मेरे पास यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन कौन सा दिखता है? 18.06 into 10⁻23, मतलब हो गया 1.806 into सर वही 10⁻24, तो ऑप्शन नंबर सी। 22 दिया है। बेटा ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी देखो बेटा सर डी मेरे। ऑप्शन तो इसी तरह गलत। बेटा हो गया ठीक है, 18.06 इंटू 10⁻23, इसको तू ऐसे नहीं लिख सकती है बेटा, 1.806 इंटू 10⁻22, सॉरी 24 लिख सकते हैं ना। ये 23 है, इसको मैंने यहाँ से 10 को उड़ा दिया, 10 को उड़ा के यहाँ ऐड कर दिया, तो 24 हो गया, 1.806 हो गया, तो गणित लगा दिया छोटा वाला, चलेगा? गलत हो गया। वेरी गुड, मतलब छोटे से गणित में हम गलत करके चले आए सर। देखो ऐसे ऐसे काम तो बहुत कराएंगे ये नीट जेई वाले, तो ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कोई समस्या किसी को? कोई ऐसा है ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 11th, हाँ 11th। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या हो कि सर समझ में नहीं आ रहा है? सब गायब है। कुछ नहीं करना, 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम दिया है, ठीक है, और आपसे बोला है कि एक मॉलिक्यूल कितना लेगा। अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? कैसे निकालोगे? मोल्स निकालो, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर के, 1 सेंटीमीटर क्यूब को उससे डिवाइड मार दो, हो गया खेल खत्म। ये हो गया क्वेश्चन, या बताने की जरूरत है इसमें? हो गया। हाँ जी बेटा मैसेज कर दे, ठीक है। हाँ कोई समस्या है इसमें किसी को? चलो ठीक है बेटा। आनंद आप एक बार साउंड अपना चेक कीजिए, कोई साउंड में हो सकता है आपका इश्यू चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कोई समस्या किसी को? क्वेश्चन नंबर 12, कोई कुछ नहीं बोल रहा, मतलब ये जंक्शन ले लूं, सही है। चलो ठीक है, हाँ जी इसमें समस्या है क्यों किसी को? यस सर। क्वेश्चन नंबर 13, यस सर। बेटा मैसेज कर दे, ठीक है, बोलने का जरूरत है, मैसेज कर दो, पता चल जाएगा मेरे को, मैं मैसेज देख रहा हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है? मास ऑफ H2O दिया है
मास ऑफ H2O पूछा है अगर आपने 1000 kg कॉपर सल्फेट ले लिया है तो, ठीक है। चलो कैसे निकालोगे, आप एक काम कर सकते हो, आप काम या क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1000 kg कॉपर सल्फेट जब आपको दिया हुआ है तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप पूरे मॉलिक्यूल का पहले तो मोलर मास निकालो, टोटल मास आपको दिया है, मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालो, मॉलिक्यूल का मोलर मास अगर आपने निकाल लिया उससे डिवाइड कर दो तो आपको क्या आ गया, टोटल मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट पेंटा H2O का मास, सॉरी मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट पेंटा H2O आ चुका है, ठीक है। अब आपको टोटल मोल्स पता है तो उसमें आप ये निकाल सकते हो कितने मोल्स वाटर होगा, वो मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, मोल्स ऑफ वाटर को फिर 18 से मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ वाटर चला आएगा, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, एक लेंदी मेथड समझा दे रहा हूँ, एक लाइन में भी चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। पहले एक लेंदी मेथड देख लो कि लेंदी मेथड कैसे है। लेंदी मेथड क्या बोलता है भैया, 1000 kg ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O है, ठीक है। तो पहले मोल्स लिखता हूं मैं किसका, पूरे का कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1000 kg है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राम में आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड किया पूरे का मोलर मास से, तो पूरे का मोलर मास ध्यान रखना क्या होगा, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, तो ऐसे लिख लो मोलर मास ऑफ CuSO4 ओनली CuSO4 प्लस 5 इंटू 18, ये आ गया आपके पास किसका, पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास, कॉपर सल्फेट का अकेले का मोलर मास प्लस 5 इंटू 18। ये क्लियर है, कोई ऐसा है जिसको समस्या हो कि सर ये समझ में नहीं आया कैसे लिख दिया आपने, मैसेज कर रहा है, जिसको भी समस्या हो मैसेज करोगे सर ये समझ में नहीं आया, मैं मोल्स निकालना चाहता हूं किसके, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O के टोटल मोल्स। ठीक है, चलो ये मोल्स आ गए अपने पास किसके, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O के, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का अपने को मोल्स पता है, तो अपने को ये भी तो पता है ना कि इसमें वाटर कितना है, भैया इसमें वाटर इतना है, ठीक है। तो आपने मोल्स निकाल लिया कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का, तो मोल्स ऑफ H2O बताओ कितना होगा, तो सर मोल्स ऑफ H2O कितना होगा, 1000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का जो मोल्स हो गया इनटू 5, क्योंकि जितना एक मोल कॉपर सल्फेट में कितने मोल्स वाटर है, तो एक मोल कॉपर सल्फेट में 5 मोल वाटर है, इंटू 5 इंटू 18, जैसे इंटू 5 किया तो आपको मोल्स आ गया, और आपको मास जब चाहिए तो मास के लिए आप क्या करो, इस मोल्स को रखो और मल्टीप्लाई बाई क्या कर लो 18, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई बाई 18 कर लो तो आपका आंसर आ गया, तो मतलब क्या हो गया 1000 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस 18 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 18। देखो इसको और समझ में नहीं आया तो फटाफट बोलो कि सर समझ में नहीं आया, फिर से मैं समझाऊं। इनिशियल दिख रहा है ना जो लिखा है, नहीं दिख रहा है क्या, चलो इसको मैं इस साइड लिख देता हूं। चलो यहां तक मोल्स ऑफ H2O पता है, तो मास ऑफ H2O तो तुम निकाल सकते हो ना, क्या है मास ऑफ H2O कितना होगा, तो सर मोल्स इंटू 18। हाँ जी फटाफट बताओ इसमें समस्या है तो, मैंने क्या किया पहले मोल्स ऑफ, देखो मैंने सबसे पहला काम किया मोल्स ऑफ पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O निकाला, तो मोल्स कैसे निकालूंगा, मास अपने को दिया है डिवाइड बाई मोलर मास, अब मोलर मास से डिवाइड करूंगा तो मोलर मास क्या होगा, पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास होगा, पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट का मोलर मास प्लस 5 इंटू H2O, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में क्या है 5 H2O भी तो है, तो मैंने मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस 5 इंटू 18 लिखा है, क्या हो गया इसका मतलब पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास हो गया, ठीक है। ये पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास अपने को पता है, ये वैल्यूज पुट कर लो, कॉपर सल्फेट का मोलर मास तुम कैसे निकालोगे तुमको पता है, सबके मास अलग अलग दिए हुए हैं, सबके मास पुट कर लो, अगर किसी को इसमें समस्या है तो मैं मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या होगा इसके जगह पे क्या वैल्यूज पुट करोगे 63.5 प्लस सल्फर है तो 32 प्लस ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4, तो ले देके इस वैल्यूज को या इस वैल्यू को यहाँ पुट करो प्लस 5 इंटू 18 कर दो, पूरा मोलर मास आ चुका है आपके पास, मॉलिक्यूल का पुट कर दिया, आपको किसके मोल्स आ गए कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O के मोल्स आ गए। मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, तो जितना मोल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O उसका 5 गुना होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितना वाटर है 5 मोल है, ठीक है। तो इंटू 5 कर लिया तो मोल्स ऑफ क्या आ गया H2 आ गया, मास ऑफ H2O क्या आएगा, तो मोल्स ऑफ H2O पता है इंटू 18 कर लोगे तो क्या आ जाएगा मास ऑफ H2O आ जाएगा। हाँ जी बोलो समस्या है इसमें किसी को, फटाफट बताओ कि इसमें समस्या समझ में नहीं आया। सर आंसर क्या होगा, सर ये सब छोड़ दो आंसर क्या होगा, आप तो आंसर बता दो मेरे को, ठीक है। अब आंसर मुझे देखना पड़ेगा वरना मुझे
चलो इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका मैं समझाता हूँ। ये जो लंबा चौड़ा मेथड गया मोल्स निकाल के, इसके बजाय तुम चाहो तो डेफिनेट प्रोपोर्शन से भी जा सकते थे। बहुत आसान है डेफिनेट प्रोपोर्शन से जाना। कैसे? इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और मैं फटाफट डेफिनेट प्रोपोर्शन लगा के बताता हूँ क्या होगा। इसमें समस्या तो नहीं है ना किसी को? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या? आंसर भी बता दूंगा मैं, रुक जाए, मैं आंसर चेक करके बता दूंगा आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें किसी को समस्या है या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तुम सॉल्व कर लो। ठीक है, नहीं है, चलो डेफिनेट प्रोपोर्शन में लगा देता हूँ और डेफिनेट प्रोपोर्शन से देखो ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, रेशियो ऑफ CuSO4.5H2O वर्सेज रेशियो ऑफ H2O। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का रेशियो वर्सेस सिर्फ H2O का रेशियो। ठीक है, तो पहले इन दोनों के मोलर मास लिख लो। इसका मोलर मास कितना होगा? तो सर इसका मोलर मास हो जाएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 18। ठीक है, ये पूरे का मोलर मास हो गया। और सिर्फ H2O का अकेला इसमें कितना है? तो 5 है, तो 5 इंटू 18 हो गया, डन है। तो ये H2O का मोलर मास आ गया। एक मॉलिक्यूल में कितना H2O है और एक मॉलिक्यूल का पूरे का मास कितना है, ये अपने को पता है। और ये जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? तो ये रेशियो अपने को कॉपर सल्फेट कितना दिया है? 1000 kg दिया है, मैंने लिख लिया सीधे 1000। और नीचे में इसके बजाय क्या लिख लिया? H2O के बजाय क्या लिख लिया? x लिख लिया। तो इसको 1000/x से इक्वेट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास आंसर चला आएगा सीधे। यहाँ जो x की वैल्यू आएगी वही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। ये देख लो, ये समस्या है किसी को तो फटाफट पूछो। देखो कुछ नहीं किया, कॉपर सल्फेट का मास लिया, नीचे में वाटर का मास लिया। कॉपर सल्फेट का मास, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का मास लिया बेसिकली। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का मोलर मास अपॉन वाटर का मास, और वहां पे मैंने इक्वेट कर दिया, दोनों को खेल खत्म कर दिया। x की वैल्यू चली आएगी। अब यहाँ x की वैल्यू सॉल्व कर लो, कितना आता है? इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय दिस करो, मल्टीप्लाई बाय दैट करो, काम खत्म। चलेगा? अभी भी कोई ऐसा है जिसको आंसर सिर्फ चाहिए इसका? अगर सिर्फ आंसर चाहिए तो मुझे 2 मिनट का वेट दो, मतलब 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं आंसर चेक करके बता दूंगा बुक में क्या है। या फिर इसको सॉल्व करके मुझे बता दो तुम्हें आंसर क्या आ रहा है। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, छोड़ो, सॉल्व करो इस इक्वेशन को। सॉल्व, इक्वेशन तो दे दिया ना तुमको, सॉल्व करो इसको और बता आंसर क्या आ रहा है। करो सॉल्व इसको, आलसी सब। फटाफट सॉल्व करके बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। बोर्ड क्लियर नहीं है? अबे इतना साफ साफ तो बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड क्लियर नहीं है, हट। हाँ नेटवर्क इशू हो सकता है, सही बात है। चलो ठीक है, डिजिट क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा डिजिट क्लियर नहीं आ रहा है, मैं लो भाई मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, इसमें क्या है। चलो उस इक्वेशन को मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ बड़े बड़े अक्षरों में। 63.5 प्लस 32 बाहर है प्लस, फ्रेम से। अरे यार रुक जा। अच्छा रुक जा, मैं उसी को बड़ा लिख दे रहा हूँ, हटाओ, इतना मेहनत क्यों करना, छोड़ो, मैं ऐड ही कर देता हूँ। नालायक सब हो तुम लोग। 249.5 आ रहा है, पूरे का जो मोलर मास आ रहा है वो कितना आ रहा है? 249.5। चलो इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ और देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 249.5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अपने को पहले से दिया है कितना मास दिया है इसका? 1000 दिया है, तो 1000 बाई एक्स 249.5 और नीचे वाले का कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लो तो x बराबर कितना आ गया? मल्टीप्लाई करो इसको, तो सर 1000 डिवाइड बाई 249.5 इंटू 90। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, उसको सॉल्व करो फटाफट, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा आंसर। एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। 360 ऑप्शन नंबर ए हो तो गया 360.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। स्क्रीन तो शेयर्ड है। ठीक है, चलेगा ये क्वेश्चन? कभी भी कोई समस्या है इसमें?
कोई ऐसा है जिसको अभी भी समस्या है, सर समझ में नहीं आया? हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए। कोई ऐसा है जिसको लगता है सर अभी भी जादू हो गया, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ बेटा, आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है, मेरे से सॉल्व करा दिए। कोई ऐसा है जिसको अभी भी समस्या है इसमें? नहीं। बड़े आगे, चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी को समस्या है? आदर्श बोल रहा है नो जादू, ऑल क्लियर, ठीक है। इसमें किसी को कोई समस्या है? कोई ऐसा है जिसको लगता है कि सर इसमें समस्या समझ में नहीं आ रहा है? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला। हाँ जी, इसमें कोई समस्या है? ये बता दूं मैं? ओके, द लाइन सर ये 14 हुआ ना? ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये 14 था ना? हो सकता है आपके टेस्ट में क्वेश्चन का सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ हो, सर। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होना, हो सकता है ऊपर नीचे हुआ हो, तो वो मत सोचना कि सर ये 14 है कि 15 है। हो सकता है ये 14 हो, क्वेश्चन में आपको 15 मिल गया हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ओके, इसमें किसी को समस्या तो नहीं है? क्वेश्चन देख लो, इसमें समस्या तो फटाफट बता दो सर, समस्या है? नहीं, ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहा हूं। बोलता है द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ टू एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल। दो एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा आइडेंटिकल क्यों नहीं होता? बोलता है ऑप्शन नंबर ए, द एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। भैया लाइन स्पेक्ट्रा का न्यूट्रॉन से क्या लेना देना? लाइन स्पेक्ट्रा का न्यूट्रॉन से लेना देना नहीं है, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग लाइन स्पेक्ट्रा आता है अपना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। डिफरेंट मास नंबर, क्या मतलब है मास नंबर डिफरेंट हो? आइसोटोप भी तो हो सकता है, कार्बन C12 या C14, दोनों का लाइन स्पेक्ट्रा सेम आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में न्यूट्रॉन्स तो अलग अलग है, मास नंबर अलग अलग है, लेकिन स्टिल दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन सेम है तो सारी कहानी बिल्कुल कैसी रहेगी? सेम ही चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थर्ड ऑप्शन, एक मिनट को मुझे इसको मिनिमाइज करने दो। हाँ, बोलता है देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर एट डिफरेंट एनर्जी लेवल। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल पे होंगे तो ट्रांजिशंस भी अलग अलग तरीके का होगा, अलग अलग तरीके का होगा तो अलग अलग तरीके का फोटोन भी रिलीज करेगा। मान लो कोई ऐसा है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड में है, वो थर्ड से सेकंड आ रहा है। कोई ऐसा होगा जिसका फिफ्थ टू सेकंड आएगा, तो दोनों में अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉन, अलग अलग तरीके के फोटोन्स निकलेंगे, अलग अलग तरीके के फोटोन्स लिखेंगे तो लाइन स्पेक्ट्रा भी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो ठीक है, चलो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जितने भी टेस्ट के पेपर्स, जितने भी क्वेश्चंस थे देख लो, अगर किसी को फिर से समस्या हो तो फटाफट पूछ लो कि सर समस्या समझ में नहीं आया। मैसेज 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 मैसेज, आवाज नहीं आ रहा, मैसेज करो, आवाज नहीं आ रहा है। अबे क्यों चाहिए तुम्हें रिमोट कंट्रोल ऑफ स्क्रीन? सिद्धांत क्या करेगा तू? रिमोट कंट्रोल दे दो सर मेरे को, मुझे क्लास चलानी है। क्वेश्चन बोलो किसमें समस्या है? सर इसके पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में समस्या है, ठीक है। बोलता क्या है कि एक रिएक्शन दिया है 4A + 2B गिविंग, सॉरी 4A + 2B + 3C गिविंग A4B2C3, ठीक है। अब कुछ तो ये रिएक्शन हो रहा है। बोलता क्या है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम द मोल्स ऑफ A 0.6, 1 मोल ऑफ A, 0.6 मोल ऑफ B एंड 0.72 मोल ऑफ C। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, ठीक है। चलो 4A + 2B + 3C गिविंग A4B2C3, ठीक है। A4B2C3, हाँ ला रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ओके, ये रिएक्शन अपने को दे दिया, ओके। अब बोलता क्या है कि भैया A जो था वो अपने पास 1 मोल था, B जो था अपने पास वो 0.6 मोल है, ठीक है, और जो C दिया अपने को दिया है 0.72 मोल। ये तीन अपने को कहानी दे दी है। अब पूछा है भैया बताइए इसकी आगे कहानी कैसे चलेगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक चीज शुरू में सिखाया था, क्या सिखाया था? एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया था आपको मैंने कि आप लिमिटिंग रिएजेंट का शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे?
उनके स्टोसिमेट्री से डिवाइड कर दो, स्टोसिमेट्री से डिवाइड करके जिसकी वैल्यू सबसे छोटी आएगी वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलो मैं इसको डिवाइड मारता हूँ, 1 डिवाइड बाई 4, इससे डिवाइड मार दिया, 1 डिवाइड बाई 4, 0.6 डिवाइडेड बाई 2, और अपने पास ये कितना आ गया, 0.72 डिवाइड बाई 3। अब ये तीन कहानी आपको दिख रहा है, तीन कहानी में चेक करो कि सबसे छोटा वैल्यू कौन है, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसी के हिसाब से आंसर बनेगा। बताओ इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन आ रहा है, फटाफट चेक करके बताओ छोटा वैल्यू क्या आ रहा है। ये कितना आ जाएगा 0.25, ये कितना आ जाएगा 0.3, ये कितना आ जाएगा तो 0.24। डन है, कोई समस्या है किसी को, कोई ऐसा है जो बोलना चाहता सर समझ में नहीं आया, नहीं ठीक है। तो अपने को इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, ये दिख रही है, मतलब अपने पास ये भाई साहब क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कहानी इन्हीं के हिसाब से बनेगी। अब ये 3 मोल तो ये 1 मोल, तो ये 0.72, तो ये कितना बनेगा, जस्ट इसका 3 के लिए 1, तो 0.72 को डिवाइड बाई 3 कर लो, तो 0.72 डिवाइड बाई 3 मतलब कितना हो गया 0.24। पूछा आपने पास क्या था, हाँ कितना मोल बनेगा, A4B2C3, तो कितना बनेगा 0.24 मोल बनेगा। सर मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। ये क्लियर है या जादू हो गया, फटाफट मुझे बताओ, जादू हो गया तो या समझ में आ गया। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बट काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ जी फटाफट बताइए सर, जादू हो गया। शिवम बोला नहीं सर क्लियर है। मतलब जिसका सबसे छोटा आएगा वो हाँ बिल्कुल बताया था ना, एक शॉर्ट ट्रिक लास्ट में बताया था क्लास के। शॉर्ट ट्रिक क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे तुम दूसरे तरीके से चेक कर सकते थे कि 4 के लिए 2 चाहिए, ये 3 चाहिए, तो सबके लिए अलग अलग चेक करो। अच्छा ये 4 के लिए 2 चाहिए तो एक के लिए आधा चाहिए था, 0.5 चाहिए था, तो 1 के लिए 0.5 चाहिए था, लेकिन 0.6 है, मतलब इन दोनों में तो ये क्लियर है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होने से रहा, तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। इन दोनों में कंपैरिजन करके हमने देख लिया, ठीक है। अब इन दोनों में ये तो नहीं है, मतलब ये तो बहुत ज्यादा। अब इसमें और इसमें चेक करो क्या होगा। तो 4 के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो एक के लिए कितना चाहिए था, तो सिंपल वही अपने पास लगा लोगे। कौन सा मेथड लगा लो सर, वही मेथड लगा, तो कौन सा वाला, या तो यूनिटरी लगा लो या रेशियो लगा लो। तो 4 के लिए 3 चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए था सर, 0.75 चाहिए था, लेकिन है कितना 0.72, मतलब इन दोनों में कंपैरिजन करने पे ये ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। तो लिमिटिंग एजेंट कौन हो गया, ये हो गया, खेल खत्म। या तो तुम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते थे, ऐसे चेक कर लो, इसके साथ इन दोनों को मिला लो, एक बार इन दोनों को मिला लो, इन दोनों में ये एक्सेस हो गया। जब इन दोनों में ये एक्सेस है तो ये तो कंफर्म है कि इन दोनों में ये तो कभी लिमिटिंग नहीं होगा, ये हो सकता है। अब ये और इसमें कंपैरिजन कर लिया तो इन दोनों में पता चला कि भैया ये एक्सेस है ये कम है, मतलब लिमिटिंग कौन है, यही है, खेल खत्म। अब ये लिमिटिंग है, इसके हिसाब से अपने को पता चल गया कि 3 के लिए 1 तो 0.72 के लिए ये 0.24 हो गया। हाँ जी आदर्श बोल रहा है सर आज की क्लास सिर्फ डीएसएस है क्या। हाँ बेटा देखो एक्चुअल में आज की क्लास सिर्फ डीएसएस थी नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे डीएसएस ही रखनी पड़ी क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और इवन मुझे मतलब मेरे में भी हो रहा है नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा, ठीक है। मुझे भी दिख रहा है कि बहुत बार वीडियोस जो है वो रुक रुक जा रही हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चलो एनीवे नेक्स्ट क्लास में तो अपन आगे कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। यहाँ तक किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ, बताओ टेस्ट में कोई क्वेश्चन जो लगा हो कि सर समझ में नहीं आया, वरना फिर। हाँ जी कोई ऐसा है जिसको अभी तक समस्या है तो फटाफट बोलो सर, टेस्ट में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलो ठीक है ओके। एक चीज है, एक क्वेश्चन है उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ, ठीक है। अब कल एक मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ कि किसने क्वेश्चन पूछा था, बट हाँ किसी ने मुझसे, आपके बैच में किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर क्वांटम फिजिक्स को हम इतना अलग क्यों रखते हैं, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स के बारे में मतलब ऐसा क्या है कि क्वांटम फिजिक्स को बोला जाता है कि सर उसको समझ नहीं सकते, समझ गए तो आप समझ गए मतलब आप क्वांटम फिजिक्स को नहीं समझे। ये बड़ा अजब सा स्टेटमेंट है कि आप क्वांटम फिजिक्स को समझ गए मतलब आप उसको नहीं समझे, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या है ना, क्वांटम फिजिक्स के बारे में थोड़ी सी चीजें, फिजिक्स आप पढ़ते हो, फिजिक्स में आप डिस्कस कर सकते हो इस चीज को, बट मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताता हूँ। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा पार्ट है साइंस का जो कि नॉर्मल जितने नियम आप पढ़ते हो, जितने आपने अभी तक रूल्स पढ़े हैं, उन रूल्स बिल्कुल हट के बात करता है। चाहे वो लॉ ऑफ मतलब जो लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा था, जो न्यूटन सर का जो नियम पढ़ा था, वो न्यूटन सर का नियम भी जो है वो बहुत ज्यादा वैलिड नहीं होता इन कंडीशंस में, क्वांटम फिजिक्स के कंडीशन में। और होता क्या है कि अपना माइंडसेट एक होता है, जैसे माइंडसेट क्या है कि यार अपना माइंडसेट क्या है कि अगर इसका लेंथ जो है, देखो ये बहुत सिंपल सा एक माइंडसेट समझाता हूँ।
अगर इसका लेंथ अपने को दिया है कि सर इसका लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है फॉर टाइमिंग, कि इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर इस मार्कर का, तो अपने दिमाग में हमेशा सेट रहेगा कि चाहे किसी भी कंडीशन में जाए इसका लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स आप पढ़िएगा ना तो इसका लेंथ बदल जाएगा। मतलब कुछ कंडीशन में इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर भी कंसीडर होगा, हो सकता है कुछ कंडीशन में थोड़ा ज्यादा हो सकता है कुछ कंडीशन में थोड़ा कम हो। तो ये वाली जो चीज है ना, इस चीज को ना फील कर पाना बहुत टफ होता है। ठीक है, वो कैसे बदलता नहीं बदलता आपको थोड़ा बहुत समझाया जाएगा जब आप क्लास 12 में क्वांटम फिजिक्स पढ़िएगा तो। बट मैंने एक तरीका बताया आपको कि क्वांटम फिजिक्स में रीजन क्या है जिस वजह से हम बोलते हैं कि उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि हमारा माइंडसेट होता है कि यार कोई चीज जैसे अपने को बोलता है ना कि यार इसका मास इतना है, अगर इसका मास जैसे आपको बोला गया कि मास, अब बचपन में क्या सिखाया गया था कि मास जो है वेरिएबल क्वांटिटी, मास जो है फिक्स क्वांटिटी है। आप यहाँ पे अर्थ पे मास लो, जुपिटर पे मास लो, सन पे ले जाकर मास ले लो, इसका मास अगर 100 ग्राम होगा तो 100 ग्राम ही आप हर जगह मानोगे। हाँ जी, किसी को कोई कष्ट है? ठीक है, तो इसका मास हर जगह आप 100 ग्राम ही मानोगे। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में जब आओगे तो इसका मास भी बदल जाएगा, कंडीशन के साथ इसका मास भी बदलेगा। तो ये एक बहुत मेजर रीजन है जिस वजह से हम क्वांटम फिजिक्स को नॉर्मल साइंस के पार्ट से बिल्कुल अलग रखते हैं। क्वांटम फिजिक्स में जब आइएगा तो आप जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड ये सारी जो चीज, या फिर बहुत बोसोन थियरी, मेसॉन थियरी, क्वार्क थियरी, ये सारी थियरीज ऐसी हैं जिनको समझने के लिए आपको एक अलग ही माइंडसेट रखना पड़ेगा, एक अलग तरीके का साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा जो आप, जिसके बारे में आप अभी तक बिल्कुल अनअवेयर हो। आप अभी तक वो साइंस जानते हो जिसको आप देख पा रहे हो, लेकिन वो साइंस के बारे में आपको पता नहीं है जो साइंस एक्चुअल में वहां अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये बहुत मेजर रीजन है जिस वजह से क्वांटम फिजिक्स बिल्कुल नॉर्मल से हटके होती है, बिल्कुल क्लासिकल से हटके होती है वो। चाहे वो न्यूटन सर का नियम हो या जितने भी आप फिजिक्स के रूल्स पढ़ते हो या जितने मैंने एटम मॉलिक्यूल पढ़ा है वो सारे नियम फेल हो जाते हैं। इवन मैंने आपको बताया तो था कि सर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो क्वांटम, उसमें क्वांटम, मतलब हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो वहाँ क्वांटम आया हुआ है। ठीक है, बट सच ये है कि उस वेव इक्वेशन को क्वांटम बस यूज करके हमने उसमें से कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं जिसको बस पढ़ाया जाता है आपको। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, लास्ट में मैं बताऊंगा, आप समझ भी जाओगे। लास्ट में जब आपसे क्वेश्चन करूंगा तो सर आप सोचोगे कि सर यार ये बात तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये बात तो कभी ऐसा आया ही नहीं दिमाग में कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में बहुत लास्ट में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये एक मेजर रीजन है जिस वजह से क्वांटम फिजिक्स जो होती है वो नॉर्मल फिजिक्स से अलग चलती है और इसलिए उसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक मेरी सीनियर, इस पे मैं थोड़ा सा चर्चा इसलिए कर गया क्योंकि एक मेरी सीनियर मैम थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय एक सीनियर मैम थी, वो आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रही थी क्वांटम फिजिक्स में। अभी तो मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, शादी वादी हो गई उनकी, वो कहीं हैं पता नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया था ये चीज कि मतलब एक बार किसी चीज को लेकर हमारा डिस्कशन हो गया, एक फिजिक्स में आपका एक टर्म आता है वॉइड। ठीक है, जब आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर्स वगैरह तो वहां पे लेके मेरा कोई डिस्कशन हुआ उनसे। तो जो थियोरी हमें पढ़ाई जाती थी क्लास 12 में या कॉलेज में जो पढ़ाई जाती थी और जो क्वांटम में पढ़ाई जाती है, इन दोनों में ना बिल्कुल अपोजिट था, बिल्कुल अपोजिट था। मतलब एक बिल्कुल दूसरे ही डायमेंशन में बात करता है, एक बिल्कुल दूसरे डायमेंशन में बात करता है, सेम चीज का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल दो अलग अलग तरीके से। और वो एक्सप्लेनेशन लेने के बाद मेरे को ये समझ में आ गया कि मतलब लिटरली हम उस चीज से बहुत दूर हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपको कंप्यूटर में एक चीज पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर बस 0 और 1 समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, जब क्वांटम कंप्यूटर की बात की जाती है तो क्वांटम कंप्यूटर बिल्कुल अलग ही चीज हो जाता है। वो एक ऐसा कंप्यूटर है जो 0 1 में बात ही नहीं करता, वो बिल्कुल अलग ही लेवल में बात करता है, बिल्कुल अलग ही डायमेंशन में बात करता है। और वो एक ऐसा कंप्यूटर, अभी चल रहे हैं उस पर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, आप यूट्यूब वगैरह पर भी देख सकते हो। तो उनका जो उनका वर्किंग मॉडल है, जिस बेस पे वो काम करते हैं, वो आपके ट्रेडिशनल कंप्यूटर से बिल्कुल हटके है। अगर वो काम करने आता है और वो अगर मतलब उसको, उस मॉडल को या उस मैकेनिक्स को अगर अप्लाई कर गया और सही से काम कर गया, तो ऐसा समझ लो कि जो बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर्स जो हैं, मतलब अपने पाम साइज के जो कंप्यूटर्स होंगे वो आज के सुपर कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट होंगे। ऐसी कहानी है। ठीक है, तो दिस इज लाइक क्वांटम थिंग। टाइम मशीन, देखो टाइम मशीन तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है यार। ठीक है, एक बहुत हाइपोथेटिकल सा कॉन्सेप्ट है टाइम मशीन, कि टाइम मशीन कोई चीज है नहीं है क्या है, अब कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट हाँ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जरूर है। और इन सारे कहानी में सुपरनोवा, ठीक है, ये सारे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब मैटर, एंटी मैटर, ये सारी जो कहानी है ना, ये कहीं ना कहीं वहां से रिलेट होके आती है, जिसको समझने की बिल्कुल अलग। ओह, कौन ज्ञान दे रहा है अपना? बेटा जो भी ज्ञान दे रहे हो ना,
अगर ये कहानी रहेगी तो मैं दोबारा क्लास में एंट्री नहीं लेने दूंगा, ठीक है? तो ये फालतू वाला काम नहीं किया करो, ठीक है? हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो भी ऐसे वाले जो सीन्स होते हैं, बिल्कुल जितने आप सुने हो बोसोन थ्योरी एंड व्हाट एवर, ठीक है, ये सीन्स बिल्कुल नॉर्मल कहानी से हटके होती हैं, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इनके लिए। मतलब अपने साइंस में उनको एंट्री देके समझ लेना, जिस साइंस को हम पढ़ते हैं। चलो ठीक है, एनीवे, ब्लैक होल से सर राइट लाइट रिटर्न नहीं होती, वो बिल्कुल अलग थियरी है यार, ब्लैक होल की थियरी भी बिल्कुल अलग है, बहुत ही अलग चीज है ब्लैक होल, ठीक है? चलो एनीवे, मुझे ध्यान आया तो मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए ठीक है, तो आज मैं इस बात पे, इस पता नहीं यार उसका मतलब, मुझे साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रहता, ठीक है? तो मेरे से साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा करो सर किसने किया है क्या किया। चलो ठीक है, एनीवे, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करते हैं इसके आगे, जो भी अपने श्रोडिंगर का इक्वेशन बात किया था, श्रोडिंगर इक्वेशन के आगे बात करते हैं, क्वांटम मॉडल के आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की सभा हम समाप्त करते हैं, ठीक है? स्टीफन हॉकिंस, बेटा स्टीफन हॉकिंस का नहीं है वो एक्चुअल में, उसमें कहानी बहुत अलग है। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, उसके ऊपर बस उन्होंने एक मॉडल तैयार करके दिया है, ठीक है? कॉन्सेप्ट वो किसी और का दिया हुआ है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का, उन्होंने बस उसके कुछ कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। चलिए ठीक है, एनीवे, तो आज की सभा समाप्त करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे और आगे के डिस्कशंस करेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय।